Hello everyone. I am Astha, your biology teacher, your biology mentor, and we are here to discuss the most important questions for your biology 2 and 3 marker. Yes, 2 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपके बायोलॉजी एग्जाम में आते हैं. बायोलॉजी आप सबको पता है इकलौता 30 मार्क्स का बायोलॉजी है आपके 80 नंबर में से, और वो हमको 2 से 3 नंबर आज पक्के करने हैं. किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं, सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, हर चीज आज हम कवर करने वाले हैं गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैव ऑलरेडी केप्ट सम आंसर ताकि तुमको पता लगे कि आंसर को लिखना कैसे है. ठीक है यार, लेट्स गेट स्टार्टेड. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने लायक है नहीं, बोर्ड्स आ गए हैं फाइनल. चलो, सबसे पहले यार पिछले साल का क्वेश्चन है, आपको पूछा जा रहा है एक लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसमें बडिंग एंड हाइड्रा बताने हैं. तो आप बिल्कुल हाइड्रा बना सकते हैं. ये हाइड्रा बना दिया, इसके ये टेंटिकल्स हो गए, है ना, टेंटिकल्स हो गए. आपको एक स्पेसिफिक साइट पे आउटग्रोथ दिखानी है जिसको बड बोलते हैं. वो थोड़ा ग्रो करके आप एक बेबी हाइड्रा दिखा देना. फिर जैसे वो मैच्योर हाइड्रा हो जाएगा वो पेरेंट से डिटैच होके अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कर सकता है. आप बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कुछ टफ था इसमें. चले आगे. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड व्हाई इज इट एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन अ ब्लड वेसल. कि भाई ठीक है, अगर आपको इंजरी हो जाती है, ब्लड लॉस रोकने के लिए आप क्या करते हैं, वहां पे क्लॉट कर देते हैं. क्या कोई और फायदा है इसका? बिल्कुल फायदा है. और फायदा क्या, अगर मान लो बेटा अगर कोई एक कट रह जाता, वो कट ही कट रह गया, एक ओपनिंग रह गई है, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस उससे एंटर कर जाएंगे ना, उसको तो रास्ता मिल गया, चलो भैया चल लो यहीं पे. तो बेटा एक तरीके से फायदा ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो सोचो यार, ब्लड लूज होते ही जा रहा है, 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 तो बॉडी का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का, वो भी कम हो जाएगा. क्योंकि आधा तो तुमने ब्लड बाहर फेंक दिया, वॉल्यूम कम हो गई ब्लड की, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वो भी एक दिक्कत की बात है. तो हम कह सकते हैं ये 2 फायदा है. एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होने देता है. ठीक है. कंपोनेंट ऑफ द ब्लड जो ये करवाता है, हु परफॉर्म्स ब्लड क्लॉटिंग, सबको पता है प्लेटलेट्स करवाते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैसे करवाते हैं. भाई प्लेटलेट्स जहां पे भी इंजरी होती है वहां पे पहुंच जाते हैं और एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर, मेश लाइक का स्ट्रक्चर, फाइबर्स होते हैं, फाइब्रिन, उससे ऐसे जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि क्लॉट बन जाए, वहां पे वो जो ओपनिंग थी वो सील हो जाए. ठीक है. लिखना कैसे था इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं. तो भाई प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दूसरा क्या करता है बेटा, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में करता है. कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं. एंड बेटा जैसे ही आप इंजर होते हैं, प्लेटलेट्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, फाइब्रिन बनता है जो कि एक मेश टाइप का, मेश मतलब जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है एंड उस वूंड को सील कर देता है. इजी क्वेश्चन था, ज्यादा राम कहानी नहीं लिखनी है. ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का वो स्लो क्यों होता है. हाँ, आपके भाई इनके पास क्या हार्ट है, कोई पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट नहीं, तो इनके पास कोई पंपिंग ऑर्गन हार्ट नाम की चीज नहीं है. नो पंपिंग ऑर्गन. ऑल्सो बेटा ये तो एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं. आरएंट दे स्टेशनरी एट वन पर्टिकुलर प्लेस. एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, मोबाइल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम है. भाई आप तो इधर से उधर मचलते फिसलते फरते रहते हो, मैं भी तो उधर घूम रही हूँ इस वक्त, है ना. तो यार एनर्जी चाहिए इसके लिए. ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से. न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में. तो हमारी बॉडी में इसलिए ज्यादा फास्ट होना चाहिए क्योंकि जल्दी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जल्दी एनर्जी बनानी है. प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है. ऑल्सो यार प्लांट्स ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से करता है, ट्रांसपीरेशन पुल, रूट प्रेशर, ये थोड़े स्लो प्रोसेसेस हैं, इसलिए बेटा इनके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है वो स्लो होता है. ठीक है. फ्लोएम का क्या रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में. अब बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट होता कैसे, एक डब्बा मैंने पहले आपके लिए बना दिया. ये आपको याद होना चाहिए कि बेटा जो फूड होता है वो बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है. और अलग अलग टाइप के बस शुगर ही है बेटा. अब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट में क्या रोल है. पहली बात तो बेटा फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का,
और बेटा कहाँ से कहाँ करता है वो ट्रांसपोर्ट? वो ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बनता है, तो वो लीफ से अदर पार्ट्स में जाता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और बेटा ये प्रोसेस कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, दोनों सॉरी या बाय डायरेक्शनल है, यानी कि अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसा है? बाय डायरेक्शनल है। इजी सा क्वेश्चन था, आप इजीली कर पाएंगे। चलूं आगे। ओके ये बेटा पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब बेटा क्या होता है, जब आपकी क्रॉप्स पे पेस्ट होते हैं, तो उन पेस्ट को मारने के लिए, यानी कि जो इंसेक्ट आपकी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उनको मारने के लिए फार्मर आते हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते हैं ताकि मर जाए। लेकिन ये पेस्टिसाइड कैसे है बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपकी बॉडी में आ गए तो ये टूट नहीं पाएंगे, सिर्फ एक्यूमुलेट होंगे अगर फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। एक्वाटिक प्लांट खाएगा एक्वाटिक इंसेक्ट को, एक्वाटिक इंसेक्ट खाएगा, सॉरी एक्वाटिक प्लांट को खाएगा एक्वाटिक इंसेक्ट को खाएगा कोई मछली, और जैसे मछली को पका के तुम खा गए। तो बेटा ये क्या होता है? ये हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एंड इट कैन कॉज सीरियस इशू, जैसे बेटा ब्रेन में आपको इश्यूज हो सकता है, लिवर इश्यूज हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये क्या करता है? इट एंटर्स द फूड चेन और इसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है। तो जो सबसे फूड चेन में आखिरी पे होगा उसमें सबसे ज्यादा होगा, है ना? तो बेटा सबसे पहली बात है एंटर फूड चेन एंड लीड टू बायोमैग्निफिकेशन, नंबर 1। दूसरा बेटा सॉइल में जाके जो गुड बैक्टीरिया है उनको मार देगा, है ना? सॉइल की फर्टिलिटी को कम करेगा, तो सॉइल पोल्यूशन। एंड ऑल्सो बेटा पानी में जाएगा तो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को अफेक्ट करेगा, तो वाटर पोल्यूशन। तो जब ये आप आंसर लिखेंगे, आपको ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिखने जरूरी है। ऑब्वियसली आप लिखेंगे दैट इट कैन एंटर द फूड चेन एंड its amount will increase in each trophic level of a food chain leading to biomagnification। ये तो पूरी डेफिनेशन लिखनी है मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए जो आपको लिख के आने हैं और उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर इन्हीं को ढूंढेगा, अगर ये चमक गए ना फुल नंबर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा डिटेल में बताया हुआ है, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बेटा हमें कौन से पार्ट है हाइंड ब्रेन के? कौन से पार्ट है मैम? पॉन्स है, लिख देते हैं, जल्दी से लिखते हैं इसको। हाइंड ब्रेन में कौन कौन होता है? पॉन्स है, मेड्यूला है एंड सेरिबेलम है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है, हम सिंपल सेंस में मेड्यूला लिख रहे हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर एंड सलाइवेशन। बेटा इनवॉलंटरी एक्शन कौन करता है? जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, फूड की मूवमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, मेड्यूला। याद रखना बेटा ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे सेरिबेलम हो, चाहे मेड्यूला हो, चाहे सेरिब्रम हो, क्वेश्चन बनते हैं, हर पार्ट में से क्वेश्चन आएगा। इफ यू वांट टू नो, मैंने पूरा आपको कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन का वन शॉट करवाया है। इनफैक्ट हर चैप्टर के वन शॉट मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जहां आपको दिक्कत आ रही है बहुत कॉन्साइज तरीके में पढ़ाया है, लेकिन एवरीथिंग आई हैव डिलीवर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आर्टरी का फंक्शन क्या है? देखो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो ये ब्लड लेके जाती है हार्ट से दूर, अवे कहां पे लेके जा रही है? बॉडी पार्ट्स तक। और कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच, यानी ऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर बॉडी पार्ट्स तक। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। अब नेक्स्ट पूछा है बेटा कि इसके पास थिक और इलास्टिक वॉल क्यों होती है? अब सोचो यार, ये हार्ट से दूर लेके जा रही है, यानी यहाँ पे ब्लड का प्रेशर है बहुत हाई। अब बेटा अगर ये आर्टरी की वॉल खुली होती तो फट जाती, इतने हाई प्रेशर में सस्टेन ही नहीं कर पाती। सो एज टू सस्टेन विथस्टैंड दिस हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, इसलिए बेटा आर्टरी के पास क्या है? मोटी वॉल है। एंड इसी वजह से बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे ताकि बेटा रप्चर ना हो, फटे ना, इसलिए इसके पास क्या है? मोटी वॉल है, ताकि इस हाई प्रेशर को सह पाए। और इसी वजह से इसके पास बेटा हाई प्रेशर है, इसी वजह से इसके पास चांसेस नहीं है कि वापस उल्टी डायरेक्शन में चले जाए। इतने हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है आगे, पीछे जाने की चांसेस कम है,
बैकफ्लो के चांसेस नहीं है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं बेटा कि वैल्व्स नहीं है। वेन्स में वैल्व्स इसलिए होते हैं क्योंकि वहां प्रेशर कम है, बैकफ्लो के चांसेस होते हैं। उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, मैं सामने देख रही हूँ कि अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी और ना जब मैं थैंक यू की स्लाइड पे थी, मैंने देखा जाके कि भाई ये तो आवाज ही नहीं आ रही थी मेरी। मैंने कहा क्या पूरी क्लास में मेरी आवाज नहीं आई है, मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। मैं सुनती हूँ तो बेटा आवाज ही नहीं थी, मेरा माइक को पता नहीं क्या हो गया भाई, इसको क्या हो गया, मेरे को इतना गुस्सा आया। व्हाट हैपेंड टू इट, मैंने इसको चार्ज वार्ज पे लगाया, अल्टीमेटली नाउ आई होप इट्स फंक्शन। मैं बार बार देख रही हूँ कि ऐसे ना मैं रिकॉर्ड कर दूं एंड फिर आई हैव टू री रिकॉर्ड। तो आई एम चेकिंग कि भाई रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना। मेरे सामने कंप्यूटर होता है ना जिसमें बेटा क्या होता है, कैमरा है अभी सामने, और एक स्क्रीन होती है जिसपे मेरी वीडियो आती है, साथ में नीचे ना पूरा पूरा आता है कि क्या वॉल्यूम आ रही है आवाज की नहीं। तो आई एम चेकिंग दैट जस्ट टू मेक श्योर कि चल रहा है। चलो बेटा, एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट हाइट रेट इन पी प्लांट। कह रहे हैं भाई ओके, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब बेटा ये ना पूरा कॉन्सेप्ट आपके ना एनसीईआरटी के एक छोटे से पैराग्राफ में, जिसको आप अक्सर कुछ टीचर्स भी अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। प्लीज हैव अ लुक एट इट, इस पे से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो देखो, आपको पता है बेटा ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का। जिस तरीके से बेटा एक बुक पेजेस की बनी हुई होती है, वैसे क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, पूरा बेटा डीएनए का। ठीक है बेटा, एक बुक में क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं। वैसे ही बेटा एक क्रोमोसोम में बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और बेटा जीन किसका बना हुआ है, अगर बेटा पूरी बुक पेजेस की बनी हुई है तो एक चैप्टर किसका बना होगा, कुछ पेजेस का ही बना होगा। तो हम कह सकते हैं अगर क्रोमोसोम डीएनए का बना है तो जीन भी किसका बना होगा, डीएनए का एक छोटा हिस्सा होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए। बेटा जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। जीन ने क्या किया, प्रोटीन बनाया। लेट्स मार्क इट, प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन की क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई एंजाइमेटिक है, नेचर में एंजाइम की तरह काम करता है और ग्रोथ हार्मोन बनाता है। ग्रोथ हार्मोन बना दिया। अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन बना तो प्लांट का ऑब्वियसली ग्रोथ होगा, प्लांट की हाइट लंबी हो जाएगी और प्लांट टॉल हो जाएगा। इजी, प्लांट हाइट टॉल अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़िया से बन रहा है। लेकिन मान लो अगर इस जीन में कुछ चेंज आ जाए, कुछ ऑल्टर हो गया है, कुछ चेंज आ गया है। अब बेटा जस्ट इमेजिन तुम अभी, मैं अभी भली हट्टा कट्टी हूँ, है ना, अभी थोड़ी देर पहले को ना मेरे को पेट में दर्द हो रहा था, मेरी हेडेक हो रहा था। तो क्या मैं एफिशिएंटली अपना काम कर पा रही थी, नहीं। सेम अभी तुम बहुत अच्छे से हो, तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, जब तुम बीमार हो जाओगे अपना काम अच्छे से कर पाओगे, नहीं। तो सेम जस्ट इमेजिन करो, अगर ये जीन ऑल्टर्ड है तो क्या ये एंजाइम बनाएगा, बनाएगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट बेटा क्या ग्रोथ हार्मोन बनेगा, बनेगा लेकिन कम बनेगा, कम बनेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो कम ग्रोथ होगी, प्लांट छोटा रह जाएगा, स्मॉल हाइटेड यानी डुऑफ रह जाएगा। यही हमें पूछा था कि शॉर्ट हाइट को कैसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन अ सेल। बेटा प्रोटीन कौन बना रहा है, जीन बना रहा है। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो बता ही चुके, तो ये आप लिख सकते हैं। अब इस पहले वाले पार्ट को लिखना कैसे था, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, बट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज कि जीन टॉलनेस का कौन बनाता है बेटा, कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन कैसा है, एंजाइम की तरह काम करता है, जो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन बनाता है। अगर बेटा प्रोटीन बढ़िया से बन रहा है तो ग्रोथ हार्मोन बढ़िया से बनेगा, प्लांट टॉल हो जाएगा, ये लिखा है। अगर जीन में कुछ चेंजेस आ गए, इफ द जीन इज ऑल्टर्ड, तो बेटा प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन अच्छे से नहीं बनेगा, मतलब कुछ एफिशिएंसी कम हो गई। और बेटा अगर एफिशिएंसी कम हो गई तो ग्रोथ हार्मोन कम, ग्रोथ हार्मोन कम तो प्लांट हाइट। इजी, ठीक है। चलो ओके, तो बेटा मैं पहले से थोड़ा आपके लिए लिख के लाई हूं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू वेस्ट दैट मच टाइम फॉर यू। ओके चलो, इसमें तुम देख रहे हो बहुत सारे तारे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं, ऐसा क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन पे से 2025, 2024, 2023, 2022 कोई भी साल का पेपर उठा लो, हर साल सेक्स डिटर्मिनेशन पे से क्वेश्चन आता है। इस साल भी आने के पूरे चांसेस है, चाहे 1 मार्कर हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे सर्शन रीजन हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 नंबर का हो, एक ना एक टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पूछा गया बेटा फादर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे बताएंगे, हम बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे, पापा जी लिखेंगे, मम्मा जी पापा जी।
मम्मा जी है तो बेटा उनके पास क्या क्रोमोसोम होंगे XX, एंड पापा जी है तो उनके पास क्या क्रोमोसोम होंगे X एंड Y। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे बेटा, गैमीट्स के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं भाई। ऑब्वियसली अगर मेरी बॉडी में 46 सेल है तो स्पर्म और एग में कितने होंगे, है ना, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में 46 होता है, जैसे मेरी स्किन के सेल में, लिवर के सेल में। लेकिन जो गैमीट्स है, स्पर्म, एग, उनमें 23 होते हैं, आधे क्रोमोसोम। यानी बेटा ये पेयर्स को ना तुम्हें जुदा कर देना, जुदा कर दो, तो दोनों में से एक गया ऑब्वियसली, तो एग जो बनेगा, जो ओवम बनेगा, उसके पास कौन सा क्रोमोसोम आएगा, एक्स। और यहाँ पे बेटा फादर के पास XY है, तो ये दोनों तो बेटा जुदा हो जाएंगे। अब एक्स जाए स्पर्म में या वाई जाए, बेटा कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हम कहेंगे 50% स्पर्म में एक्स दे दो, 50% स्पर्म में वाई दे दो। तो हमने इस तरीके से बना दिया। स्पर्म और एग फ्यूज करके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है, और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल हो जाता है। तो बेटा अगर एग ने फ्यूज किया एक्स वाले स्पर्म के साथ तो क्या हो गया, एक्स एंड एक्स क्या होता है, गर्ल। अगर एग ने फ्यूज किया वाई वाले स्पर्म के साथ तो क्या हो गया बेटा, एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई क्या होता है, बॉय। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा है 50-50% चांसेस है, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि फादर कैसे रिस्पॉन्सिबल है। देखना बेटा, मदर क्या क्रोमोसोम दे सकती है, सिर्फ एक्स। देखो बेटा, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों को सिर्फ एक्स दे सकती है भाई, उसके बस की नहीं कोई और देना, बेचारी के पास है ही नहीं। लेकिन फादर के पास है, तो अगर फादर के एक्स वाले स्पर्म ने फ्यूज किया एग के साथ तो क्या हो जाएगा, गर्ल। लेकिन फादर के वाई वाले स्पर्म ने फ्यूज किया एग के साथ तो क्या हो जाएगा, बॉय। तो हम कह सकते हैं दैट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। कौन सा क्रोमोसोम फादर से आ रहा है वो पता लगाएगा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। अगर फादर से एक्स आ रहा है तो गर्ल हो जाएगा, वाई आ रहा है तो बॉय हो जाएगा, ये बात है। इस पे ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आता है, 50-50% वाला ये भी आता है। किससे आ रहा है, स्पर्म फादर कंट्रोल कर रहा है मदर, इस पे भी आता है। क्यों हो रहा है ये भी आता है। जितने सोच सकते हैं उतने क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिखा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद लेनी है, सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं बनाना है ना। जब भी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, तो आपने पूरा फ्लो चार्ट बनाया पर आपने 2-3 टिप्पणी अपनी बातों में लिख दी, थोड़ी लैंग्वेज भी लिख देना। कभी सोचो कि मैं फ्लो चार्ट मांगा था, हम तो फ्लो चार्ट देख के आ गए, पर तुम्हें जब रिजल्ट आएगा तुम्हारे मार्क्स कटे हुए मिलेंगे क्योंकि तुमने टिप्पणी तो करी नहीं इस पे। बट 2-3 लाइन के अंदर टिप्पणी चिपका देना, चाहे फ्लो चार्ट हो चाहे डायग्राम हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। चलो, हाउ इज लिम्फ फॉर्म, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। बेटा लिम्फ कैसे फॉर्म होता है आपको पता है, ब्लड आर्टरी लेके आ रही होती है हार्ट से, एंड आर्टरी जैसे ही टिश्यू या बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है वो क्या बना देती है, कैपिलरी का जाल बना देती है। कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाती है, वेन। ये तो सबको पता है। तो बेटा जब ब्लड फ्लो करता होता है कैपिलरी के थ्रू, तो कैपिलरी की ना वॉल में कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स से ना ब्लड का कुछ अमाउंट निकल जाता है एंड टिश्यू में आ जाता है। क्या अमाउंट निकलेगा भाई, क्या अमाउंट निकलेगा भाई, प्लाज्मा निकल सकता है ब्लड का, प्रोटीन निकल सकता है, कुछ सेल्स निकल सकते हैं। कौन से सेल, व्हाइट ब्लड सेल, नॉट आरबीसी। अगर आरबीसी नहीं है तो लिम्फ कौन से कलर का होगा, कलरलेस। यस, तो बेटा ये कहाँ आ गया, टिश्यू में आ गया। एंड बेटा इसलिए हम इस फ्लूइड को जो टिश्यू में आया है इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। तो प्लाज्मा है, प्रोटीन है, डब्ल्यूबीसी है, याद रखना कलरलेस है क्योंकि आरबीसी नहीं है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब यार ये हमको वापस पहुंचाना है, जस्ट सोचो अगर हर टिश्यू में थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकल जाए तो ब्लड का तो बेटा वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, ब्लड का सामान तो निकले जा रहा है, वापस ब्लड तक कैसे पहुंचाएंगे इसको, है ना, वापस कैसे पहुंचाएंगे बेटा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड वाया कुछ कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल, जो वापस इसको वेन तक लेके जाएगी यानी ब्लड तक पहुंचा देगी, ठीक है। डन। ये तो पहला था कि फॉर्म कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। पहली बात तो बेटा ये एक्सेस फ्लूइड जो टिश्यू में था वो वापस लेके जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टेड जो फैट होता है उसका भी ट्रांसपोर्ट करवाता है इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन में बेटा फैट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फैट है ना वो बेटा डाइजेस्टेड फैट इसी के थ्रू ट्रेवल करता है, लिम्फ के थ्रू, ठीक है। तो ये बात थी। और बेटा एक और बात समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट भी कि टिश्यू में ना ऐसे सेल्स होंगे, व्हाट इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे। तो लिम्फ कहाँ आ जाएगा बेटा, लिम्फ ना ये टिश्यू के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, जो ये सेल्स है ना, टिश्यू के जो सेल्स है ना इनके बीच में जो जगह है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस,
सेल्स के बीच में जो जगह है ना, यहाँ टिश्यू का ये आई एम सॉरी, यहाँ पे लिम्फ भर जाएगा। जो टिश्यू के सेल्स हैं उनके बीच की स्पेस में लिम्फ भर जाएगा, है ना। चलो आओ, तो यही लिखा है, पूरा फॉर्मेशन बता दिया है बेटा। नेक्स्ट फंक्शन, डाइजेस्टेड ऑब्जॉर्व फैट को लेके जाता है इंटेस्टाइन से एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ये समझ आया ना, यहाँ से वापस ड्रेन कर रहा है ब्लड में, लेकिन ये स्पेस कौन सी, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों बोले, समझ गए ना, दो सेल्स के बीच की स्पेस है ये, ठीक है, सेल्स के बाहर की स्पेस है ये। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन, रीजन देने हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। कौन बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जर्म सेल, भाई मैम टेस्टिस बनाता है, स्पर्म, ठीक है। और वो बेटा पूछा है आउटसाइड क्यों होता है, बेटा अंदर क्यों नहीं होता, वो बाहर एक पाउच स्क्रोटम में क्यों होता है, टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों होता है, इसका क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि बेटा टेस्टिस में होती है स्पर्म की फॉर्मेशन, और स्पर्म की फॉर्मेशन को चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37, तो स्पर्म की फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट 34-35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि कैसे मेंटेन होता है, जब जो टेस्टिस है वो एक पाउच टाइप के स्ट्रक्चर में स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। रीजन देना है बेटा, कौन सी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या काम है भाई, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, नंबर 1। दूसरा एक मीडियम प्रोवाइड कर रही है स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब मैं बेटा कह दूं तुम्हें स्विमिंग आती है, लेकिन तुम्हारे पास स्विमिंग पूल ही नहीं है, वो पानी नहीं है, तो तुम स्विम कर पाओगे। सेम बेटा, स्पर्म को एक मीडियम चाहिए मूव करने के लिए, है ना, स्पर्म कैन मूव, और उसको मीडियम चाहिए ना, वो मीडियम ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है, आप सबको पता है भाई, हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, खुद का हेलमेट लेके पैदा हुआ है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं या स्कल भी बोलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोल देते हैं, कि एक फ्लूइड से भी बेटा हमारा ब्रेन सराउंडेड होता है, और वो फ्लूइड ना शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। शॉक एब्जॉर्प्शन बोले तो अगर मैं अपने सामने कुशन लगा लूं, बेटा कोई मेरे को मुक्का मारे, तो बेटा वो कुशन ने एक तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सेम बेटा कोई भी इंजरी से बचाता है, ठीक है। डॉक्टर ने फाइंड किया वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस। बेटा पोस्चर एंड बैलेंस हो, या फिर मैं कहूँ बहुत कॉन्साइज वॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे वर्किंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पिकिंग अप अ पेंसिल, राइडिंग अ बाइसिकल, ये सब कौन करवाता है, सेरिबेलम ऑफ हाइंड ब्रेन। याद है, सेरिबेलम, पोस्चर, बैलेंस एंड ये बेटा प्रिसीजन से आप वॉलेंट्री मूवमेंट कर पा रहे हो, सीधा लाइन में चल पा रहे हो, बाइसिकल चला पा रहे हो, ये कौन करवाता है, सेरिबेलम ऑफ हाइंड ब्रेन। मैंने कहा था ब्रेन पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, ऑब्वियसली खाना लीव्स में बनता है, लेकिन फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेस अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बिल्कुल, फ्लोएम के थ्रू बेटा पूरे बॉडी पार्ट में प्लांट के पहुंच जाता है फूड, जो कि लीव्स में बना है। कौन लेके जाता है, फ्लोएम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। अब बेटा ये ट्रांसलोकेशन है, इस प्रोसेस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब बेटा फ्लोएम के कौन से वो 2 कंपोनेंट्स है जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। देखो सीव ट्यूब तो मेन है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, लेकिन सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। अब बेटा तुमने खुद काम खुद से कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तो तुम क्या करते हो, दूसरे से ले लेते हो, है ना, दूसरे की मदद ले लेते हो, दोस्त की मदद ले लेते हो। सेम सोचो, अगर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो कंपेनियन सेल क्या करता है बेटा, इसकी मदद करता है कि ठीक है भाई, मैं तेरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर दूंगा। तो कंपेनियन सेल एक्चुअली आप लिख सकते हैं, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, याद रखना, डन बात है। अब बेटा ट्रांसपोर्ट हमसे पूछा गया है, तो बेटा ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, लीव से रूट तक किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड, किसके थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू। एंड बेटा जाइलम भी होगा प्लांट के पास, ये रहा जाइलम, जाइलम में क्या हो रहा है, पानी ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले क्या किया, जो लीव का आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है वो आप पहले फ्लोएम में डालोगे कि ले भाई इसको ले जा, इसका ट्रांसपोर्ट करवा दे। तो आपने लीव से फूड को कहाँ लोड कर दिया, फ्लोएम में। जैसे फूड आएगा फ्लोएम में बेटा, पानी भी आ जाएगा साथ में। जैसे पानी आएगा ना, प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और बेटा
फूड का मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे ऑब्वियसली हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो बेटा लो प्रेशर की तरफ यानी रूट की तरफ वो मूव करने पर लगेगा और रूट को क्या दे देगा, ले भाई तेरे लिए फूड लाए हैं तू ले ले। बेटा क्या रूट को पानी भी देंगे? रूट कहेगा बेटा मुझसे चालाकी, मुझसे तो लेके तुम जा रहे हो सारा का सारा पानी, तुम मुझे दोगे पानी? मुझे जरूरत नहीं है, मैं सॉइल के कांटेक्ट में, मैं तो पानी ले सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। तो ये पानी वापस से जाइलम में चला जाएगा। इस पानी के आने का रीजन क्या था, एक प्रेशर क्रिएट हो ताकि फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो बेटा ये पूरा आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करना था बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, नेम द टर्म यूज्ड फॉर मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सबको पता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो नहीं टूट सकते। बेटा इजी सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, रीड करिएगा जरा। टू वेज बाय विच दे हार्म, बेटा अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सॉइल पोल्यूशन कर देगा, वाटर पोल्यूशन कर देगा, बायोमैग्निफिकेशन कर देगा। आप लिख सकते हो, क्या मेंशन है यहाँ पे? नहीं तो हम यहाँ पे खुद लिख देंगे। तो बेटा क्या है, सॉइल पोल्यूशन। मैंने सिमिलर क्वेश्चन अभी करा है थोड़ी देर पहले ही, आप देख रहे हैं घुमा फिरा के अलग अलग सालों में एक क्वेश्चन आता है। एंड बायोमैग्निफिकेशन इफ इट एंटर्स द फूड चेन, अगर फूड चेन में एंटर कर जाएगा बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अभी देखा था इस क्वेश्चन को ही। ऑक्सिन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? बेटा सबको पता है ऑक्सिन तो सिंथेसाइज होते हैं शूट के टिप पे। अगर ये शूट है तो इसके टिप पे कौन होता है, ऑक्सिन सिंथेसाइज। चलो भाई ये पार्ट तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट की वजह से मूवमेंट होती है। बेटा ये देखो, अगर सनलाइट एक तरफ से आ रही है, देखो इस सनलाइट आ रही है, कारी इस तरफ आ रही है, तो ऑक्सिन कहाँ जाएगा बेटा, शेडी साइड की तरफ। ऑक्सिन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द शेडी साइड। शेडी साइड मतलब जिधर लाइट नहीं आ रही है। ऑक्सिन क्या करवाता है बेटा, सेल ग्रोथ करवाता है। मान लो ऐसे शूट है, इस साइड पे ज्यादा सेल ग्रोथ हो रही है तो प्लांट किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली इस साइड ज्यादा हो रही है तो उल्टी तरफ को ही मूव करेगा। सो प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट लाइट की तरफ मूव हो जाएगा, जो शूट है वो लाइट की तरफ मूव हो जाएगी। इसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और कौन सा फोटो, पॉजिटिव, क्योंकि स्टिमुलस की तरफ गया इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, ये सब क्लियर है, ये वाला पार्ट भी। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। अच्छा ये तो हमने देख ही लिया है इसको। अच्छा जो हमने एक्सप्लेन किया है ना उसी को लिखा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन बी ऑब्जर्व बाय मेंडल। मेंडल ने कौन से कैरेक्टर ऑब्जर्व करे भाई, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है लिख देते हैं। अब हमें टू लिखना है, टू पेयर, एक तो ये पेयर होगा और एक हम क्या लिख सकते हैं, मे बी वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, राउंड सीड, रिंकल सीड, कोई भी लिख दीजिए यार, राउंड सीड, रिंकल सीड। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है, हमें बताना है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव। अब मैं तो डीआर लिख रही हूँ, तुमको बेटा पूरा डोमिनेंट एंड रिसेसिव लिखना है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 50-50%, अभी मैंने कहा था ना सेक्स डिटरमिनेशन पे कितना है, 2025 का भी क्वेश्चन था, 24 का भी था, हर साल आता है, होमवर्क है आप कर पाएंगे। चलो चलो, डिफाइन द टर्म्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन होते हैं, जो टूट सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस से, सिंपल सब्सटेंसेस में। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं टूट सकते, इजी। नेक्स्ट हमको बताना है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटा जो भी रिमेंबर, जो भी आप प्लांट एनिमल से ऑब्टेन कर पा रहे हो ना वो जनरली बायोडिग्रेडेबल ही है, एंड अदरवाइज इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल बेटा न्यूज़पेपर पेपर से आ रहा है, प्लांट से मिलता है तो ऑब्वियसली क्या है, बायोडिग्रेडेबल। ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब तो बेटा आप सबको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड वेजिटेबल प्लांट से आया है, बायोडिग्रेडेबल। इजी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलो, we need to water the soil and plants on a regular basis but it ultimately reaches the leaves। बिल्कुल यार, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड जाइलम के कंपोनेंट जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में वो होते हैं वेसल्स एंड ट्रैकीड्स।
और इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है यार, यू हैव टू एक्सप्लेन योर आइदर ट्रांसपीरेशन, और आप यहाँ पे रूट प्रेशर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मे बी आप यहाँ पे ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस को आप बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक्सिबिटेड बाय अमीबा। बेटा अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन दिखाता है, आप सबको पता है हेटेरोट्रॉफिक, और हमारे टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा बेटा, होलोजोइक, 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 होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना। फूड कैसे इनटेक होता है और डाइजेस्ट होता है आप सबको पता है, अमीबा के पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, है ना बेटा, स्यूडोपोडिया होते हैं। ये स्यूडोपोडिया से क्या करता है बेटा, फूड को पूरा घेर लेता है चारों तरफ से, जैसे पुलिस घेर लेती है ना चारों तरफ से, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वैसे बेटा ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड को इस तरीके से चारों तरफ से घेर के फ्यूज कर जाते हैं, ऐसे ऐसे फ्यूज कर गए स्यूडोपोडिया। और ये जो बेटा स्ट्रक्चर बना है ना जिसमें फूड है, इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, तो वो भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में क्या है बेटा, फूड है, इट हैज फूड, और बेटा इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि बेटा ये तो पूरा इंजेशन था, यानी फूड का इनटेक हुआ है। अब क्या होता है फूड का डाइजेशन, यानी फूड वैक्यूल में ही पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डाइजेस्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, अब्जॉर्प्शन, यानी साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका इस्तेमाल करोगे एनर्जी के लिए, एसिमिलेशन, और वेस्ट को निकाल दोगे, इजेशन। तो यही पूरा आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। एंड या ये सब मेंशन्ड है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बेटा, मेंडल क्रॉस पी प्लांट विद टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक क्वेश्चन जैसे सेक्स डिटरमिनेशन का कंफर्म्ड है ना, इसका भी है, हर साल आता है, हर साल आता है। ही ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल राउंड येलो रिंकल ग्रीन करोगे तो F1 क्या आएगा, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई, यानी कि राउंड एंड येलो। जब आप F1 को साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 9:3:3:1, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, यही आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि न्यू कॉम्बिनेशन कौन सी है, भाई न्यू कौन सी दिख रही है, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल येलो, क्या ये कहीं आपको पेरेंट्स में F1 में दिखी थी, पेरेंट क्या थे, पेरेंट तो राउंड येलो थे रिंकल ग्रीन थे, ये तो कुछ अलग ही आ गया, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा, ये न्यू कॉम्बिनेशन आप लिख देंगे। और कंक्लूजन क्या आई बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, की हर कैरेक्टर अपना इंडिविजुअली असॉर्ट करता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ये एक्सप्लेन करना था आपको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिकॉज वी डू नॉट वांट मच टाइम इन राइटिंग, है ना। आई वांट कि आपको जल्दी 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 सारा कॉन्सेप्ट मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, कैसा लिखना है ये मिले, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई वांट कि बड़ी क्विकली मिल जाए, स्विफ्टली मिल जाए, ठीक है। समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, बेटा जब तुम बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हो क्रैम्प आ जाते हैं, क्रैम्प दिखते ही तुम्हें वर्ड दिख जाना चाहिए लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, मसल में, क्यों, क्योंकि विगरस एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी में लैक हो जाता है ऑक्सीजन, तो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट टूटा, ये देखो साइटोप्लाज्म में थोड़ी एनर्जी आई, फिर पायरुवेट से अगर बेटा पूरा ऑक्सीजन होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी बनता, बट क्योंकि विगरस एक्सरसाइज करे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसलिए मसल सेल में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये क्रैम्प्स होते हैं, लिख सकते थे। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का, हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक, बेटा ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन से आप डिफर कर सकते हो, देखो एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, यहाँ पे कम बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और अगर हम एनारोबिक की बात करें सिर्फ साइटोप्लाज्म में। और एंड प्रोडक्ट्स लिखते हो, एरोबिक में CO2 वाटर बनता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ये क्या है बेटा एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स, लोकेशन, एनर्जी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब या तो ये क्वेश्चन कर लो जो कि बहुत इजी है, एंड बेटा ये क्वेश्चन को ना यहाँ पे एक तारा वजदा कर दो, एक तारा वजदा है, क्यों तारा, क्योंकि बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, MCQ असर्शन रीजन 2 मार्क 3 मार्क, कोई भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आना
निश्चिंत है, किसी ना किसी बच्चे के सेट में क्वेश्चन फंसेगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चलो आओ, नेम द अदर नेम गिवन टू लिम्फ। बेटा लिम्फ को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू में बन रहा था। फंक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, दूसरा भाई डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स का फैट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। चलो भाई ये हम कर चुके हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स आर रिस्टोर्ड इन द प्रोजेनी, है ना। नेम द सेल डिवीजन बाय विच क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड। आपको पता है बेटा, आपकी जो मम्मा जी हैं, मदर की बॉडी का कोई भी सेल ले लो, फादर जी की, पापा जी की बॉडी का कोई भी सेल ले लो, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। लेकिन बेटा उनकी ही बॉडी में, मदर की बॉडी में कौन सा गैमीट बनता है? एग। तो उसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? आधे, 23। फादर की बॉडी में स्पर्म बनता है, उसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? ऑब्वियसली आधे, 23। ये कौन से सेल डिवीजन से बनते हैं? गैमीट्स। ये गैमीट्स जिस सेल डिवीजन से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। यही पूछा था, नेम द सेल डिवीजन, मियोसिस। अब स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है? जाइगोट, जो कि होता है 46 क्रोमोसोम का। यानी जो बेटा नया इंडिविजुअल बनता है उसकी बॉडी में कितने होंगे? 46। तो रिस्टोर हो गए। अगर मदर फादर में 46 थे तो बच्चे में भी 46 गए, उसके बच्चे में भी 46 जाएंगे, उसके बच्चे में भी। तो चाहे दादाजी है, चाहे पापा है, चाहे तुम हो तो तुम्हारे बच्चे है, तुम्हारे पड़ बच्चे होंगे, जो भी बच्चे 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 होंगे, सब में 46 होंगे। तुम, मैं, राहुल, नीता, गीता, पीता, सीता, है ना, और जो भी है सब में 46 है। क्यों? क्योंकि स्पर्म और एग में आधे हैं। अगर मान लो ये 92 होते, और सॉरी 46 ही होते, 46 46, तो 46 प्लस 46 कितना हो जाता बेटा? 92। मतलब तुम्हारे पापा में 46, तुम्हारे अंदर 92 नहीं। एक क्रोमोसोम 46 का 47 भी हो जाता है ना, तो भी बेटा तुम्हारा दिमाग में इश्यूज आ जाते हैं, फिजिकल इश्यूज आ जाते हैं। और आप तो यहाँ कह रहे सीधा डबल कर देंगे हम। नो नो, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि स्पर्म और एग में आधे क्रोमोसोम है। बेटा क्रोमोसोम आधे, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। क्रोमोसोम आधे तो बेटा गैमीट्स के पास डीएनए भी आधा होता है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है वो यहाँ मेंशन्ड है कि गैमीट्स के पास हाफ क्रोमोसोम होंगे, यानी कि हाफ ही डीएनए होगा। हाफ क्रोमोसोम तो हाफ डीएनए, एज कंपेयर टू बाकी के बॉडी के सेल्स। जब ये दो जेर्म सेल्स कंबाइन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो वापस से क्रोमोसोम नंबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बेटा असर्शन रीजन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो रोल बताना है हमको बेटा। HCl का किसको नहीं पता? इट किल्स द जर्म्स, नंबर 1 रोल। अब बेटा हमसे सिर्फ एक पूछा है तो मैं एक लिख रही हूँ, बट आप ये भी लिख सकते हो इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम पेप्सिन। कोई भी लिख दो, एक लिखना है, सब चलेगा, ठीक है। विल्लाई क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। बेटा मैं तो सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, किसके लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए बेटा क्या करता है? ये एरिया बढ़ाता है। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन। एनल स्फिंक्टर, जो एनस होता है, ओपनिंग होती है ना, उसके पास कुछ मसल्स होती है जो कंट्रोल करती है कि वेस्ट का आपका बेटा एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं तुम पूरा दिन पॉटी करते रहते हो। आप देखते हैं यहाँ पे मसल्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि वेस्ट ना निकले। मसल्स रिलैक्स होंगी तो वेस्ट निकल जाएगा। तो इट रेगुलेट्स द, यू कैन राइट इट डाउन, it regulates the exit of waste via anus। इजी क्वेश्चन था बहुत। और बेटा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसका चाहे पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, लाइपेस हो, अमाइलेस हो, सलाइवा लिख दिया नॉर्मल, HCl विलाई, एनल स्फिंक्टर, लाइपेस, हर टॉपिक पे से क्वेश्चन आता है, फंक्शन पूछा जाता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। लाइपेस क्या करता है? आप सबको ये भी पता है कि भाई ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है किसका? फैट का, इनटू बेटा व्हाट? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये। इजी क्वेश्चन। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट? बेटा सेंसिटिव प्लांट कौन सा है? छुई मुई प्लांट के बारे में कह रहे हैं, टच मी नॉट के बारे में कह रहे हैं। डिफरेंट फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट। बेटा आपको पता है सेंसिटिव प्लांट और अगर मैं कहूं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट,
बेटा सेंसिटिव प्लांट तो अपना नास्टिक मूवमेंट शो कर रहा है, जैसे आपने टच किया है ना, थिग्मोनास्टिक है, टच किया वो ड्रूप कर गया, नास्टिक मूवमेंट है। और बेटा अगर लीव्स की बात करूं, सॉरी रूट की बात करूं, जो वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, ये तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। और आपको पता है नास्टिक मूवमेंट कैसी मूवमेंट होती है मैम, इसमें ग्रोथ नहीं होती। डिफरेंशिएट करना है ना, तो शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे तो बेटा ग्रोथ इन्वॉल्व है, और वो ग्रोथ किसकी वजह से हो रही होती है बेटा, ऑक्सिन की वजह से। These movements are due to the hormone called as auxin। बेटा क्या यहाँ पे भी कोई मूवमेंट ऑक्सिन की वजह से हो रही है? नहीं। वो किसकी वजह से हो रही है? लूज एंड गेन ऑफ वाटर। पानी आ गया तो लीव्स मस्त है, अगर निकल गया तो बेटा कैसी हो जाएंगी लीव्स? ड्रूप डाउन। तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ वाटर। और क्या डिफरेंस है? क्या हम कह सकते हैं बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी स्टिमुलस की तरफ जाएंगी या दूर जाएंगी, जैसे शूट लाइट की तरफ जाती है और रूट लाइट के अवे जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम कहेंगे डायरेक्शनल है। लेकिन नास्टिक मूवमेंट तो आप सभी को पता होना चाहिए बेटा नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, देयर इज अ हार्मोन इन आवर बॉडी जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म कौन करता है? थायरॉक्सिन। इजी क्वेश्चन, थायरॉक्सिन सबको पता है तुम्हें। नेम द हार्मोन लिख दिया। ग्लैंड कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड, लिख देते हैं। आयोडाइज सॉल्ट क्यों लेते हो? क्या तुम्हारे नमक में आयोडीन है? आयोडीन की क्या जरूरत है? व्हाई डू यू रिक्वायर आयोडीन? तो बेटा आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। इसकी जरूरत है थायरॉक्सिन फॉर्मेशन के लिए। अगर आयोडीन ही नहीं होगा, अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो बेटा डाइट में तो क्या होगा? थायरॉक्सिन नहीं होगा। और अगर बेटा थायरॉक्सिन नहीं होगा ना, तो क्या होता है आपकी थायराइड ग्लैंड ना एनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड एनलार्जेस, बड़ी हो जाएगी। बेटा थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नेक में होती है, तो ये नेक एरिया ना पूरा बढ़ जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एंड इसको क्या कहते हैं हम? गोइटर। क्या कहते हैं? गोइटर। क्लियर है बेटा? हार्मोन उनकी डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? ऑलराइट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are decomposers? Decomposers अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है। Decomposers आपको पता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल चीजों में तोड़ देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ये आपको पता है। सिंपल इनऑर्गेनिक जैसे कि बेटा किस में तोड़ दिया? लेट्स से CO2 में तोड़ दिया, वाटर में तोड़ दिया, न्यूट्रिएंट्स में तोड़ दिया। ठीक है, इसमें तोड़ दिया किसने? बैक्टीरिया और फंगस ने। पूछा है कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर ये नहीं है। भाई करते क्या है? पहली बात तो सोचो, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको ये तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स तो बेटा पूरा का पूरा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। डेड प्लांट्स और एनिमल्स तो पूरा इकट्ठे हो जाएंगे, पहाड़ बन जाएगा। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का कोई तोड़ने के लिए नहीं है, पहाड़ बन जाएगा वेस्ट मटेरियल्स का। एज अ रिजल्ट क्या होगा अगर पहाड़ बनेगा? तो मैम ऑब्वियसली फाउल स्मेल आएगी, इसमें से फाउल स्मेल आएगी। एट द सेम टाइम हम कहेंगे इस पे बेटा मस्किटोज वगैरह ब्रीड करेंगे। ऑल्सो यार क्या नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पेस बचेगा? नो स्पेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सारी जगह तो ये पुरानी मरी हुई चीजों ने ले ली है। no space for next generation. There'll be heap of dead plants and animals. दूसरी चीज, तीसरी चीज यार, ये न्यूट्रिएंट्स भी तो देती है, CO2 वाटर न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंस क्लियर है, स्पेस नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हीप बन जाएगा ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। एंड दूसरा आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो यही लिखा है बेटा यहाँ पे पूरा डेफिनेशन एंड उसका एब्सेंस का रीजन। ठीक है, चलो। Unlike animals, plants do not have excretory product। बेटा इस साल के सैंपल पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई प्लांट्स
के पास एक्सक्रीशन का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये किसने कहा? भाई प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन करते हैं। अगर कोई भी वेस्ट को स्टोर करना है तो वो वैक्यूल में कर सकते हैं, वो क्या करते हैं अपनी सॉइल में रिलीज कर सकते हैं, रेजिन्स एंड गम्स में स्टोर कर सकते हैं, कोई लीफ टूटने वाली हो उसमें स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल है भाई, ऐसा किसने कहा? बेटा एनिमल जैसा नहीं है पर है। तो यही बात इसमें एक्सप्लेन्ड है बेटा कि ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन है, एक्सेस वाटर है, रेजिन्स गम है, ओल्ड लीव है, वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, है भाई है। ठीक है, चले चलो। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? आप सबको पता है फिशेस के पास तो 2 चेंबर होते हैं, ह्यूमंस के पास 4 चेंबर होते हैं। मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैसे प्रिवेंट की जाती है? आपको पता है ह्यूमंस के पास तो बेटा 4 चेंबर है। मान लो ये इस तरीके से ह्यूमन हार्ट है, 4 चेंबर है बेटा। आपको पता है राइट साइड में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अभी कहीं पे मिक्स नहीं हो रहा। क्यों नहीं मिक्स हो रहा? क्योंकि बेटा ये बीच में क्या है? सेप्टम है, सेपरेशन है, एक पार्टीशन है, सेप्टम बोलते हैं हम इसको, है ना, जिसके थ्रू बेटा लेफ्ट और राइट साइड का मिक्स नहीं होगी, अलग अलग जगह है, अलग अलग कंपार्टमेंट है ना। लेट्स से बेटा ये रूम अलग है, मेरा बाजू वाला रूम अलग है, वैसे बाजू वाले इधर तो बेटा नीचे सोसाइटी का वो आ जाता है, खाली जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से अगर मैं कूदूंगी तो बेटा सीधा नीचे गिरूंगी, है ना, बाजू वाला रूम नहीं है। बट अदरवाइज व्हाट आई वांट टू से कि देयर इज अ सेपरेशन, एक वॉल्स होती है ना, सेम बेटा वॉल है, सेपरेशन है जो सेपरेट कर रही है, इसलिए मिक्सिंग नहीं हो पा रहा, यही पूछा था। बेटा फिशेस 2 चेंबर होते हैं, अब फिशेस में कैसे मिक्सिंग नहीं हो पाता? भाई फिशेस का तो सीन ही नहीं है। फिशिंग में क्या होता है बेटा? फिशेस में क्या होता है बेटा? फिशेस में बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ आता है? कहाँ आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? आता है भाई हार्ट के पास। और हार्ट ना कुछ ड्रामे नहीं करता, बस उसको पंप कर देता है, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटाओ यार, गिल्स को भेजो। गिल्स क्या करेगी बेटा? लंग्स की तरह होती है, ऑक्सीजनेशन करेगी, यानी गिल्स से जो ब्लड जाएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। तो बेटा हार्ट का तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोई लेना ही देना नहीं है, वो तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है और गिल्स ऑक्सीजनेटेड करती है, तो कोई सेपरेशन का सीन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपको एक्सप्लेन करना था बच्चा पार्टी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। लिखना कैसे वो तरीका दिख रहा है। ठीक है, असेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ओजोन। बेटा ओजोन क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन उसको एब्जॉर्ब करती है। इट अब्सॉर्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इट अब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। जो सन से हार्मफुल आ रही है, हार्मफुल क्यों बोलते हैं बेटा इसको? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ओजोन पे बहुत टाइम क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि भाई हार्मफुल क्यों है? आप कहोगे मैम स्किन कैंसर करता है, इम्यून सिस्टम को हमारा खराब कर देता है, आईज में कैटरैक्ट हो जाता है, देख नहीं पाते क्लियरली। ठीक है, चलो कैसे फॉर्म होती है? हाउ फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म। बेटा फॉर्म कैसे होती है? आप सबको पता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे जैसे यूवी आता है वो ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, इसी को हम बोलते हैं ओजोन। तो ये फॉर्मेशन आपको बतानी थी बेटा, ये फॉर्मेशन आपको लिख देनी थी। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। बेटा कौन करता डिप्लीट? ये तो अपना प्यारा पुच्चू सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये देखो यार, मेरी ऐसी आदत हो गई है यार कि कोई भी चीज, अरे ये कितना क्यूट है, अरे ये कितना प्यारा है, अरे ये कितना क्यूटी है, ऐसी आदत हो गई है। सीएफसी तो बिल्कुल निकम्मी चीज है, खराब चीज है, ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है, डिग्रेड कर रही है, इसको तो पुच्चू कहना नहीं चाहिए। इससे पुच्चू क्यूटू का क्या बोलते हैं सर, क्राउन ले लो, है ना। तो बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा ये भी पूछ लेते हैं कि आपने क्या किया इसके लिए? तो हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप ने ये डिसाइड किया बेटा ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके यूज को बैन कर दो, ये एसी में रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, बैन कर दो। यही 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। अच्छा एक और आ सकता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या काम है ओजोन का? बेटा ट्रोपोस्फेयर में हार्मफुल है, वहां ये टॉक्सिक है ब्रीथ करने के लिए, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है।
ठीक है, यही सब क्वेश्चन होते हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, पर क्वेश्चन एक देख लेना, जितने भी अभी तक बताए उनमें से एक आएगा। ठीक है, या तो पूछ लेंगे बेटा ये क्यों हार्मफुल है, यूवी रेडिएशन आपको बता दिया, आपने क्या बताया यूनेप वाला बता देना। ठीक है, सीएफसी कहाँ इस्तेमाल होता है वो बता देना, बस। चलो भाई, लिस्ट एनी टू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव फ्रॉम द ब्लड ऑफ ह्यूमन किडनी। कौन सा बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लिख दो। यूरिया, यूरिक एसिड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कैपिलरी क्लस्टर फ्रॉम बाय द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी इन द बोमेंस कैप्सूल। बेटा कैपिलरी का क्लस्टर नहीं बनता इस तरीके से और इसके पास बोमेंस कैप्सूल होता है, तो ये क्लस्टर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यस, ग्लोमेरुलस। भाई कितना लल्लू क्वेश्चन है 3 नंबर में। डिपिक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट द पाथ ऑफ यूरिन formed in each kidney until it finally passes through the urethra। पाथ बताना है यूरिन का, किडनी से स्टार्ट करते हैं। चलो किडनी, किडनी किसको देगा बेटा, यूरेटर को, यूरेटर से पहुंच जाएगा स्टोर होने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होएगा एंड अल्टीमेटली कहां से वो बाहर आ जाएगा, यूरेथ्रा से वो बाहर आ जाएगा। ये तो लल्लू सा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन सबको पता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट जो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ये हम देख चुके हैं। कौन सी लोकेशन में हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लूकोज से पाइरुवेट का टूटना कर चुके हैं आप। ह्यूमन सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन जाता था, CO2, वाटर और माइटोकॉन्ड्रिया बन, CO2 वाटर और एनर्जी, और ये कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड हम कर ही चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रही हूं, ठीक है, जो मैं कभी क्वेश्चन आपको होमवर्क दूं प्लीज उसको करिएगा, ठीक है। और आप ये देख रहे हो क्वेश्चन 2025 में, 24 में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, 23 में भी आया होगा, 22 में भी आया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है हर साल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज आप देख रहे हो आज के हर क्वेश्चन को लगभग मैं कह रही हूँ बेटा ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट, आप कहोगे मैम आप तो सबको कह रहे हो, बिल्कुल। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज द रीजन इज आज की सीरीज का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लिमिटेशन बताने हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाई कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेटर। अरे यार सिंपल पूछा है, नर्वस सिस्टम का ऐसा क्या डिसएडवांटेज है। देखो यार, नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ उन्हीं तक सेल्स तक पहुंच पाते हैं जिससे न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। अब बेटा नर्वस सिस्टम याद रखना हर बॉडी के सेल से कनेक्टेड नहीं है। अगर हर सेल तक कनेक्टेड नहीं है तो इंफॉर्मेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स हर सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, पहला डिसएडवांटेज। Electrical impulse will reach only to those cells that are connected by nervous tissue. Not each and every cell is connected by nervous tissue. Number 1. Number 2 यार, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होती है, पहले तुम करंट को जनरेट करोगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इज नथिंग बट करंट, इंफॉर्मेशन करंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे वायर होती है ना आपके घर में, उसमें करंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है, सेम बेटा वायर को इमेजिन करो न्यूरॉन, और न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन करंट के थ्रू जा रही है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स बस एक फैंसी वर्ड चिपका दिया इसके लिए। अब इलेक्ट्रिकल करंट पहले जनरेट होगा फिर ट्रांसफर होगा। बेटा ये बार बार नहीं हो पाता, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, इट टेक्स टाइम, बेटा रेस्ट लेगा। पहले एक बार कहते अच्छा ठीक है, फिर ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली नहीं हो पाएगा। अब आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो बेटा हर सेल से ऑब्वियसली कनेक्टेड हो एंड ऑल्सो जो कॉन्टिन्यूसली काम कर पाए, एंड दैट इज वेयर केमिकल कम्युनिकेशन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन्स का काम आता है। तो ये आपको लिखना था यार इस क्वेश्चन में। चले, Why is respiratory pigment needed in multicellular organism? बेटा respiratory pigment का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी बोला है क्योंकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। एंड पिगमेंट इसलिए बोला है क्योंकि रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब इसकी क्या नीड थी, क्योंकि बेटा बॉडी में लंग्स यहाँ है, मेरे मसल को ऑक्सीजन चाहिए, इतनी बड़ी मेरी बॉडी है, मेरे पैरों को चाहिए लेट्स से ऑक्सीजन, कैसे जाएगा, डिफ्यूजन करेगा। बेटा इतनी बड़ी बॉडी है, डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर सफिशिएंट ही नहीं है, सफिशिएंट ही नहीं है कि वो ट्रैवल कर पाए। इतना घंटों थोड़ी वेट करेंगे, आ जाएगा डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ से यहाँ, कल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, कल तक का वेट करेंगे क्या, ऑक्सीजन का एनर्जी अभी चाहिए। तो बेटा इसलिए आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी है, डिफ्यूजन से काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। ओके, पहला पार्ट डन है।
रीजन देना है। रिंग ऑफ कार्टिलेज, बेटा हमारे जो ट्रैकिया होते हैं उसके पास ऐसे सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है, उसका क्या काम है? प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकिया, सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, बेटा आपकी जो एल्वेलाई है उसमें एयर हमेशा होती है, क्यों? ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो पाए, ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो पाए और CO2 रिलीज हो पाए। फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 टू बी रिलीज, यानी गैसेस का एक्सचेंज नहीं रुकना चाहिए भैया, इसलिए हमेशा एयर रहती है। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब्स लिफ्ट करती है। अच्छा देखना, डायफ्राम डोम शेप होता है और जब आप सांस लेते हैं तो वो कैसा हो जाता है? ऐसा फ्लैट हो जाता है। रिब्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, आउटवर्ड यानी लिफ्ट होते हैं। तो आपने देखा वॉल्यूम बढ़ गई, क्या आप देख रहे हैं? चेस्ट कैविटी की पहले वॉल्यूम सिर्फ इतनी सी थी, अब कितनी हो गई? इतनी। तो बेटा क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूम बढ़ गई चेस्ट कैविटी की? रुक जा भाई, वॉल्यूम बढ़ गई। अब बेटा वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा रिश्ता होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, यानी अंदर बेटा चेस्ट कैविटी के कैसा प्रेशर हो गया? कम। और ऑब्वियसली कम किसके कंपैरिजन में? बाहर के कंपैरिजन में। एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी बेटा एयर मूव कर जाएगी बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, यानी अंदर जब आपको इनहेल करना है एयर को तो आपके डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं, ताकि वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर कम हो और एयर अंदर मूव कर पाए। अगर स्टिल बेटा आपको ये और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने अपना लाइफ प्रोसेस का पूरा वन शॉट लिया है, हर चैप्टर का वन शॉट है, कोई भी तुम्हें जैसे टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, अगर आपको लगता है नहीं ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से करना है, आप जाओ सीधा उस चैप्टर के वन शॉट पे, वहां पे उस टॉपिक को देखो एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, चलो। एल्वुलाई के पास ब्लड वेसल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। लेट्स से ये आपकी एल्वुलाई है, इसके पास ब्लड वेसल होते हैं, क्यों? ताकि बेटा गैसेस का एक्सचेंज ना रुके, तो हम कहेंगे फॉर द गैसेस एक्सचेंज। भाई गैसेस एक्सचेंज चलना चाहिए, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना चाहिए। भाई ऑक्सीजन एल्वुलाई से चली जाएगी इनटू द ब्लड एंड CO2 बेटा आ जाएगा ब्लड से एल्वुलाई में, तो ये एक्सचेंज चलता रहना चाहिए एंड इसलिए ब्लड वेसल्स होती है एल्वुलाई के पास। ठीक है, ओके, ये रीजन लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन। भाई रिफ्लेक्स एक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? मेरी बॉटल कहाँ है? मेरी बॉटल में लेके आती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, अब बॉटल आ गई तो पहले पानी पी ले। लेट्स से आप किचन में गए, आपको एक हॉट ऑब्जेक्ट मिला, आप जैसे टच करते हैं दिस रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, तो इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? it's actually spontaneous automatic इनवॉलेंट्री, यानी कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। क्लियर बात है? अब बेटा पूछा गया है कि पाथ बताओ रिफ्लेक्स एक्शन का, कैसे ट्रैवल कर रहा है इंपल्सेस में, तो बेटा ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा? स्टिमुलस, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट है तो आपको लिख देना है सबसे पहले मैम स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है बेटा? रिसेप्टर। रिसेप्टर आपके हाथ में होंगे बेटा, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन कहां तक लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे कौन मिलेगा जिसको इंफॉर्मेशन देगा? रिले न्यूरॉन को देगा। और आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस दे आर जनरली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को देगा, जो आपके हाथ में प्रेजेंट मसल यानी कि इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन लेके आएंगे ताकि आप हाथ हटाओ। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन लेके आएंगे मोटर न्यूरॉन तक एंड मोटर न्यूरॉन देंगे इंफॉर्मेशन इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा।
ये बेटा जो रास्ता ट्रैवल किया है इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पाथ ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। आर्क, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आता है इसलिए बता रही हूँ। ये रास्ता तुम्हें याद होना चाहिए। जो डायग्राम है ना हॉट ऑब्जेक्ट वाला, उसको टच किया फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गया, वो डायग्राम को भी देख लेना एनसीईआरटी वाले, ठीक है। चलो, a gas X which is a deadly poison is found at the higher level of atmosphere and performs an essential function। बिल्कुल यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं। गैस एंड गैस का नाम क्या है? ओजोन है। फंक्शन क्या है ये बता चुकी हूँ। क्लोरोफ्लोरो। यार ये तो होमवर्क दे रही हूँ, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3 4 चारों पॉइंट्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैं कह रही हूँ एक बार हम कर चुके हैं बट अलग अलग साल आता है। ये आपको मुझे करके चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। आई विल बी चेकिंग। मैं वैसे ही सारे कमेंट्स देखती हूँ, है ना, रिप्लाई भी करती हूँ। आई विल बी चेकिंग, ठीक है। नेम द मूवमेंट दैट अकर ऑल अलोंग द गट इन द, बेटा आपको पता है आपके गट में कौन सी मूवमेंट हो रही है? पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टोलसिस, पेरिस्टोलसिस, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन? डाइजेशन में कैसे मदद करते हैं? बेटा सबसे पहले फूड की मूवमेंट करवा रहा है ना। कैसे मदद किया? फूड की मूवमेंट हो गई। एंड दूसरी चीज इसने क्या करवाया बेटा? मिक्स कर दिया। मिक्स कर देगा फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ताकि डाइजेशन हो पाए, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को तोड़ पाए। क्लियर बात है ना। नेक्स्ट पार्ट देखो, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? भाई स्टोर तो होता है गॉल ब्लैडर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पूछा है फंक्शन, बेटा मैंने कहा था तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम का ना जितने भी हैं, चाहे बाइल जूस है, पेप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, हर एक पे क्वेश्चन आता है। यहाँ बाइल जूस पे दे दिया। दो फंक्शन सबको पता है। दो फंक्शन क्या क्या है बेटा? व्हाट आर द टू फंक्शंस? सबसे पहले हम कहेंगे लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और एंजाइम एक्शन हो पाए, लाइपेज तोड़ पाए। तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट के ड्रॉपलेट में तोड़ता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और लाइपेज एंजाइम तोड़ पाए इस फैट को। पहला फंक्शन। दूसरा यार, पेनक्रियाटिक एंजाइम को ना, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनको चाहिए एल्कलीन मीडियम, तो ये बेटा एल्कलीन मीडियम भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एल्कलीन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने शॉर्ट में दोनों पॉइंट बता दिए बेटा। इमल्सिफिकेशन भी बता दिया, ये भी बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखना, ठीक है। कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तोड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म व्हाई फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन इज नॉट टेक प्लेस? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है बेटा? वो प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास फ्लावर आता है। अब पूछा है यार, अगर पॉलिनेशन ही नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगी? देखो, अगर बेटा पॉलिनेशन ही नहीं हुई तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा है। पॉलन ग्रेन नॉट रीच स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा तो बेटा मेल गैमीट ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा? तो बेटा मेल गैमीट, सर्कल के ऊपर एरो इज मेल, ओके, मेल गैमीट ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा और एज अ रिजल्ट मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन नहीं होगी। फ्यूजन नहीं होगी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है ना भाई। पहले वो जस्ट इमेजिन यार, अगर तुम अपने घर से मॉल के गेट तक ही नहीं पहुंचे तो क्या तुम थर्ड फ्लोर पे जाके कोई ड्रेस खरीद पाओगे? मैं कह रही तुम मजे से घर पे बैठे हो, अब तुम घर पे बैठे हो तो तुम ड्रेस क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि तुम भाई अपने घर से निकल के पहले मॉल के गेट तक नहीं पहुंचे, यानी पॉलिनेशन नहीं हुई। एंट्री पे नहीं पहुंचे तो बेटा वो पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा है तो मेल गैमीट ओवरी तक कैसे पहुंचेगा? ओवरी तक नहीं पहुंचेगा तो फ्यूजन कैसे होगी? अगेन ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा जानना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट रेडी है, यू कैन गो एंड चेक इट, ठीक है। जाइगोट कहाँ फ्लावर में लोकेट होता है बेटा? जाइगोट तो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है और ओव्यूल ओवरी में होती है। चलो ठीक है,
व्हाट डज इट डेवलप इनटू, बेटा जाइगोट क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है डिवाइड कर करके, एम्ब्रियो, इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। चलो, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग। अच्छा, टेस्टिस ह्यूमन मेल में है, लेकिन प्लांट में इसका काम कौन कर रहा है? टेस्टिस का भाई स्टेमन करता है, और स्टेमन में भी कौन बेटा मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है? बेसिकली आपके एंथर करता है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस। और ओवरी का काम कौन करता है? फीमेल में अगर ओवरी है तो फ्लावर में कौन होगा? फ्लावर में कौन होगा? फ्लावर में भी बेटा ओवरी ही होगा। और ओवरी किसका हिस्सा है? पिस्टल का, या फिर आप लिख सकते हैं कार्पल का हिस्सा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था यार, लेकिन पिछले साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स इट। फिर आपने देखे जितने भी हमने आज क्वेश्चन करे 2-3 मार्क करके, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है, घुमा फिरा के कहानी पूछी हुई है। ये नहीं पूछा कि अच्छा कि फर्टिलाइजेशन हो गया फिर क्या होगा, नहीं, घुमा फिरा दिया है। इसका क्या काम है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, इट्स ऑल ट्विस्टेड। दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई विल सी यू वेरी सून with a new video. Till then, take care of yourself, keep studying, keep rocking, and still if you have any doubt, you can write down in the comment section. I am all here for you, replying you all. Bye bye.